दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन सीरीज़। ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे पहले देखेंगे। हम इसमें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन टॉपिक कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, इन सब के ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही है, और इनके ब्रेकडाउन से जो एनर्जी बनती है उनका यूज़ हम वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ हार्मफुल, is also released during the above catabolic reactions. It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells, and carbon dioxide produced by the cells have to be released out. This process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cells is called breathing, commonly known as respirations. आज हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखेंगे। ब्रीथिंग की जो मैकेनिज्म होती है वो डिफरेंट ग्रुप के एनिमल्स में डिफरेंट मैकेनिज्म शो करती है। वो डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंज, सीलेंट्रेट, फ्लेटवर्म etc. exchange oxygen with carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface. Earthworms use their moist cuticle and insect have a network of tubes, tracheal tubes, to transport atmospheric air within the body. A special vascularized structure called gills, branchial respirations, are used by the most of the aquatic arthropods and molluscs, where vascularized bags called lungs, pulmonary respiration, are used by the terrestrial form of the exchange of gases. Among vertebrates, fishes use gills, whereas amphibian, reptile, birds, and mammals respire through lungs. Amphibians like frogs can respire through their moist skin, cutaneous respirations also. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने क्या क्या देखे? स्पंज, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स जो है उनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू, इंसेक्ट्स में ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड में गिल्स, मॉलस्कन में गिल्स, फिशेस में गिल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स में रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू। बट एम्फीबियंस में जो फ्रॉग होता है उसमें मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। We have a pair of nostrils opening out above the upper lips. It leads to nasal chamber through the nasal passes. We see nostrils, nasal passes, pharynx. यह जो फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पासेज होता है। फेरिंग्स जो होता है वो लैरिंग्स में और इसोफेगस दोनों में ओपन करता है। लैरिंग्स जो होती है वो ट्रेकिया में कंटिन्यू कर जाती है। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं और यह कार्टिलेज का बना हुआ होता है। द नेजल चेम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर. The pharynx open through the larynx region into the trachea. Larynx is cartilaginous box which help in the sound production and hence called the sound box. Sound box भी बोलते हैं क्योंकि ये साउंड के प्रोडक्शन में मदद करता है और यह कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इसलिए इसको कार्टिलेजिनस बॉक्स भी बोलते हैं। During swallowing, glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. ट्रेकिया का जो होल होता है उसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। जब हम कुछ भी निगलते हैं, खाना निगलते हैं, उस समय ग्लॉटिस जो होता है वो एपिग्लॉटिस से कवर हो जाता है, जिससे कि फूड जो होता है वो लैरिंग्स में ना जाए। ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग up to the mid thoracic cavity, which divide at the level of fifth thoracic vertebra into right and left primary bronchi. ट्रेकिया जो होता है स्ट्रेट मिड थोरेसिक कैविटी तक जाता है और फिफ्थ नंबर के थोरेसिक वर्टिब्रा पर यह डिवाइड कर जाता है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. ईच प्राइमरी ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई. आगे प्राइमरी ब्रोंकाई डिवीजन करती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई देन टर्सरी ब्रोंकाई बनाती है, एंड ब्रोंकियोल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में जाके ये एंडिंग अप कर जाती है. द ट्रेकिया, प्राइमरी,
secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. ट्रेकिया में प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वहाँ तक हमारी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती हैं जो आगे तो पूरी होती है लेकिन पीछे इनकम्प्लीट होती हैं। इस तरीके से होती हैं, आगे पूरी रहेंगी लेकिन पीछे इनकम्प्लीट रहेंगी। Each terminal bronchioles give rise to a number of very thin irregular ball and vascularized bag-like structure called alveoli. The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs. We have two lungs which are covered by the double-layered pleura with pleural fluid between them. It reduces friction on the lung surface and outer pleural membrane is close contact with the thoracic wall or thoracic surface. We see alveoli, okay, and two ball, दो प्लूरल वॉल्व होती हैं, उनके बीच में जो फ्लूइड होता है वो इसको फ्रिक्शन को रोकता है। बाहर की जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरेसिक सरफेस के कांटेक्ट में है और अंदर की जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो लंग्स के कांटेक्ट में होती है और प्लूरल फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन को कम करता है। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई इन सबको मिला करके लंग्स बनता है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में रहती है और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो कांटेक्ट में रहती है लंग्स की सरफेस के। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्राइल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल कंस्टिट्यूट कंडक्टिंग पार्ट where the alveoli and their duct form respiratory or exchange part of the respiratory system. दो पार्ट होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट है उसमें टर्मिनल ब्रोंकियोल आ जाएंगे, अपने एक्सटर्नल नोस्ट्राइल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक के पार्ट को कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट और रेस्पिरेटरी डक्ट जो होती है उस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clears it from the foreign particles, humidity provide करती है, also bring the air to body temperature. कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई की तरफ और क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है और एयर का जो टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाता है। एक्सचेंज पार्ट इट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। एक्सचेंज पार्ट होता है वो एक्चुअल डिफ्यूजन वाला पार्ट है जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसमें एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच। The lungs are situated in thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and lower side by the dome-shaped diaphragm. Ventrally sternum है, dorsally जो है पीछे की साइड vertebral column है, laterally ribs रहती हैं, रिब्स से कवर रहती हैं और इन्फीरियरली रहेगा अपना डोम शेप डायफ्राम। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग पल्मोनरी कैविटी। सच एन अरेंजमेंट इज असेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। ओके, रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। बहुत 5 स्टेप्स हैं जिससे रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होती है। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। फर्स्ट स्टेप है वो है ब्रीथिंग। नॉर्मली एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हम अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो बाहर करेंगे। दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है वहाँ ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न होगा। ऑक्सीजन जो होती है वो
एल्वियोलाई में या पल्मोनरी वेन में आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगी। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। फोर्थ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। पहले डिफ्यूजन था एल्वियोलर मेम्ब्रेन में, अब है ब्लड और टिश्यू के बीच में। फिफ्थ है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिज्म रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर 5 स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होती है जिसमें। फर्स्ट है ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, सेकंड गैस एक्सचेंज, थर्ड गैस का ट्रांसपोर्ट, पल्मोनरी। टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। स्टार्ट करते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेज, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग इच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। इंस्पायरेशन जो है उसमें एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर इंटर करती है। एक्सपायरेशन जो है उसमें एल्वियोलर एयर जो है वो रिलीज्ड आउट होती है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग एंड द एटमॉस्फेयर। यह जो एयर का मूवमेंट होता है वो तभी पॉसिबल होता है जब हमारे लंग्स और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट होता है। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पायरेशन जब होता है तब हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर से कम होता है, तभी होता है। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपायरेशन जब होता है जब हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स, ये सब ग्रेडियंट को, प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। इंस्पायरेशन इज इनिशिएट बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। और जब कॉन्स्ट्रक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स का, तब जो होता है वो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में थोरेसिक चैम्बर का बढ़ता है। ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम ही इंक्रीज करता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं डायग्राम के थ्रू। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है उसमें इंस्पायरेशन जब होता है सबसे पहले होगा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉल्यूम जो होता है थोरेसिक चैम्बर का इंक्रीज किया, रिब्स और स्टर्नम भी ऊपर उठे, रिब केस भी ऊपर हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, ओवरऑल वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज किया। हमको ये पता होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन जो होता है, प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इन्वर्सली रिलेशन में होता है। प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली रिलेशन होता है। वॉल्यूम जो है इसमें इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। प्रेशर डिक्रीज किया यानी अंदर का प्रेशर है कम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ज़्यादा, यानी एयर जो है वो अंदर इंटर करेगी। इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन जो होता है उसमें सबसे पहले डायफ्राम रिलैक्स्ड होता है। डायफ्राम रिलैक्स हुआ, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न ओरिजिनल पोजीशन, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक डिक्रीज। थोरेक्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज किया, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज किया। अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है वो कम है, यानी एयर जो है वो लंग्स से बाहर जाएगी। इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। डायफ्राम जब रिलैक्स करता है तो जो वॉल्यूम है वो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ता है, और स्टर्नम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स सब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वॉल्यूम जो होता है वो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज करता है। ओवरऑल इंक्रीज करता है हमारी थोरेसिक वॉल्यूम। सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। वॉल्यूम इंक्रीज किया, पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज किया टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग। अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, लेकिन इसमें जो है अंदर का प्रेशर, तो एयर जो है वो अंदर इंटर करेगी। इंस्पायरेशन, relaxation of the diaphragm and their coastal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This leads to increased intrapulmonary pressure to slide above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs. ठीक है,
जब हमारे अंदर का जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर का कम होगा, तो एक्सपेल करेंगे, एक्सपल्शन होगा एयर का बाहर की तरफ, एक्सपायरेशन. We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. हमारे एब्डोमेन की कुछ मसल्स होती हैं, वो भी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में मदद करती हैं. ऑन एन एवरेज ए हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 times per minute. Okay, the volume of air involved in breathing movements can be estimated by using spirometer. Topic: respiratory volumes and capacities. वॉल्यूम देखेंगे हम इसमें टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम. और कैपेसिटीज देखेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज, एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पायरेशन. इट इज अप्रॉक्स 500 ml. नॉर्मल रेस्पायरेशन में हम जो एयर अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं उसकी जो वॉल्यूम होता है वही है टाइडल वॉल्यूम. इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 500 ml. दैट इज अ हेल्थी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट. अब सेकंड देखेंगे हम इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर ऑफ बाय ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन. फोर्सफुली हम अपने अंदर कितनी एयर ले सकते हैं वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2500 ml to 3000 ml. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन. नॉर्मल जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जो एयर ली है वो फोर्सफुली ली है. इसको भी निकालने के बाद टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद जो एयर बचती है वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1000 ml to 11000 ml. फोर्थ जो है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन. दिस इज एवरेज 1100 ml to 1200 ml. नॉर्मली फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद हमारे लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाता है, जो एल्वुलाई को चिपकने से रोकता है, वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम. इसकी जो वैल्यू होती है वो 1100 ml to 1200 ml. अब हम देखेंगे वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, यानी नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है वो निकाल दी, उसके बाद हम टोटल जो अपने लंग्स के अंदर एयर ले सकते हैं रेस्पायरेशन के, फोर्सफुल रेस्पायरेशन के दौरान, वो होती है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. थर्ड है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल inspiration. This includes tidal volume and expiratory reserve volume. Expiratory capacity जो है उसमें नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद फोर्सफुली और कितना एक्सपायरेशन करते हैं दोनों को मिला के एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. इसमें टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन. दिस इंक्लूड्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो हमारे लंग्स के अंदर बच जाता है वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. इसमें जो लंग्स को एल्वुलाई को चिपकने से रोकती है रेजिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों इंक्लूड होते हैं. वाइटल कैपेसिटी. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन. दिस इंक्लूड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन. फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद टोटल जो हम निकाल सकते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन के द्वारा, इट इज इंक्लूड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इट इज वाइटल कैपेसिटी. एंड लास्ट है टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन. This includes residual volume, expiratory reserve volume, tidal volume and inspiratory reserve volume. इसका एक और हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम.
वाइटल कैपेसिटी में सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होता और टोटल लंग कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। इस तरह हम समराइज करेंगे जो किसकी वैल्यू कितनी है। वॉल्यूम जो है टाइडल वॉल्यूम है 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम 3000 ml, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1100 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml एंड कैपेसिटीज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 2300, वाइटल कैपेसिटी 4600 एंड टोटल लंग कैपेसिटी 5800। थैंक यू। 14 एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट करते हैं। एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई जो होती हैं लंग्स की वो गैस के एक्सचेंज के लिए प्राइमरी साइट्स होती हैं और इसके साथ साथ गैस के एक्सचेंज के जो होता है बिटवीन अकर्स ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच भी गैस का एक्सचेंज देखने को मिलता है एल्वुलाई के साथ साथ। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दिस साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, वो मेनली प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू ही होता है। Solubility of the gases as well as thickness of the membrane involved diffusion are also some important factor that can affect rate of diffusion। जो डिफ्यूजन की रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? गैस की जो सॉलिबिलिटी कितनी है, मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, ये ऑल्सो डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट करते हैं। अब प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड ये जो PCO2 का सिंबल होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या होता है पार्शियल प्रेशर? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। गैसेस का मिक्सचर होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस टू गैसेस इज इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल। ये टेबल देखेंगे कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो अलग अलग जगह अलग अलग पार्शियल प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक एयर जो है वहाँ ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 होता है। एल्वुलाई जो है, एल्वुलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का 104 mmHg होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 14 mmHg होता है। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg, ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 40 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का 95 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। टिश्यू जो है उसमें ऑक्सीजन का होता है 40 mmHg एंड कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45 mmHg। अलग अलग जगह जो है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी अलग अलग होता है। सबसे पहले हमने देखा कि एल्वुलाई में जो होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का 40, कार्बन डाइऑक्साइड का 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का 95 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 40। बॉडी और टिश्यू के बीच में ऑक्सीजन का था 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का था 45। इस तरह अलग अलग जगह पार्शियल प्रेशर जो होता है वो अलग अलग होता है। ये हार्ट है, पल्मोनरी बीन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी बीन में, और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जाता है? अपना लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी बीन में जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी जो है अपने राइट वेंट्रिकल से निकलती है। अब देखेंगे कि पल्मोनरी कैपिलरी जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है। एक ग्रेडियंट इज प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वुलाई। एक ग्रेडियंट होता है टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वुलाई की तरफ, यही कि किसका कहाँ ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है, उसी की वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 times हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होती है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हायर होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा होता है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। अच्छे से नाम याद करना है तीनों लेयर का।
द नेमली इज द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की जो एपिथेलियम है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। ये जो है एल्वियोलाई की एपिथेलियम है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की एपिथेलियम। एंड सेकंड जो है वो है एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। एंडोथीलियम लेयर जो है वो कैपिलरी की लेयर है, एल्वियोलर कैपिलरी की लेयर है, एंडोथीलियम लेयर ऑफ कैपिलरी। एंड द थर्ड जो है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस, जो बीच वाला जो पार्ट है वो है बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबसे पहले है स्क्वेमस एपिथेलियम, एल्वियोलर की लेयर है, एंडोथीलियम लेयर है कैपिलरी की, और बेसमेंट मेम्ब्रेन composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and between membrane surrounding the single layer endothelium। बीच में होती है एंडोथीलियम लेयर जो कैपिलरी की है, और स्क्वेमस लेयर अब जो बेस एल्वियोलाई की है, उसके बीच में हमको बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है इन बिटवीन दैम। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, मिलीमीटर से भी कम होती है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड that of carbon dioxide from tissue to alveoli। से रिकॉल करेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर ऑफ एल्वियोलर, एल्वियोलाई की स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों को अलग करती है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। स्टार्ट करते हैं। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड जो होता है अपनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए मीडियम होता है। अबाउट 90% ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी इन द ब्लड, एंड रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन इज कैरिड इन ए डिजोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। 97% जो होती है वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, 3% प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। नियरली 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसीज, where 7% of it's carried by is bicarbonate, about 7% of carbon dioxide is carried in a dissolved state through plasma। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 20 to 25% आरबीसी के थ्रू, 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, एंड रिमेनिंग 7% जो है वो प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में होती है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो 97% आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, एंड रिमेनिंग 3% जो है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड कलर का होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर में जुड़ती है और फॉर्म करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको रिवर्सिबल मैनर क्यों बोला? क्योंकि ऑक्सीजन एल्वियोलाई की तरफ जो होती है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और टिश्यू की तरफ आके हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर जाती है, इसलिए ये रिवर्सिबल मैनर में जुड़ती है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी करता है। एटम की बात करें तो एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का 8 एटम ऑक्सीजन का कैरी करता है, 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब आगे देखेंगे। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब जुड़ते हैं तो प्राइमरली ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके साथ साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। अ सिग्मोइड कर्व इज obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen। ये ग्राफ देखेंगे कि 100 mmHg पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, जब हमारा हीमोग्लोबिन जो है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन 100% है। इस सिग्मोइड कर्व देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द अफेक्ट फैक्टर्स लाइक partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration, etc. on binding of oxygen with hemoglobin in the alveoli, where there is
हाई पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्सल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेसर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। जब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो पार्सल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का हाई रहता है एल्वियोलाई की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड का लो रहता है पार्सल प्रेशर, कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयन की वो कम रहती है और टेम्परेचर भी कम रहता है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है यानी पीएच जो है वहाँ ज़्यादा है। ये सारे फैक्टर्स जो है वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए फेवर करते हैं। The factors are all favorable for formation of oxyhemoglobin. Where in the tissue where low partial pressure of oxygen, टिश्यू की तरफ जो होता है जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है और एल्वियोलाई की तरफ जो होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो होता है, एक बार इस डायग्राम से हम अच्छे से देखेंगे कि एल्वियोलाई की तरफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 104 mmHg, टिश्यू की तरफ होता है 40 mmHg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है एल्वियोलाई की तरफ 40 mmHg होता है और टिश्यू की तरफ होता है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 45 होता है और ऑक्सीजन का 40 होता है। हम टिश्यू की तरफ बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो लो रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई रहता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर की भी ज़्यादा रहता है। ये सारी कंडीशन फेवर करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को। ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर जाता है। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएट एट टिश्यू। ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है लंग्स की तरफ और डिसोसिएट करता है टिश्यू की तरफ। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition. 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिलीवर करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। टिश्यू को 5 ml ऑक्सीजन ही देता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखें तब। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन को कैरिड करती है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो एज इन द टिश्यू। टिश्यू की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो कम रहता है। तो उधर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो बाइंडिंग जो होती है वो ज़्यादा रहेगी हीमोग्लोबिन से, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई इन द एल्वियोलाई। तो उधर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है उसका डिसोसिएशन देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड which bound to hemoglobin form the tissue is delivered at the alveoli. RBC contain a very high concentration of enzyme, carbonic anhydrase and minute quantities of the same is present in plasma. To this enzyme facilitate the following reaction in both direction. कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से जुड़ने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस मदद करता है तो बाई कार्बोनिक बनता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही इसको डिसोसिएट भी कर देता है। At the tissue site where partial pressure of carbon dioxide is higher due to catabolism, टिश्यू की साइड जो होता है पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। At the alveolar site where partial pressure of carbon dioxide is low, the reaction proceed in the opposite direction leading to formation of carbon dioxide and water. Thus, carbon dioxide trap at bicarbonate and the tissue level and transport to the alveoli is released out as carbon dioxide. Every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. ये सारी कंडीशन हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्लाज्मा के थ्रू अपनी 7% ट्रांसपोर्ट होती है एंड आरबीसी के थ्रू 23% एंड बाइकार्बोनेट के थ्रू 70% ट्रांसपोर्ट होती है।
टिश्यू में जो या सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वह कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी अपनी कैपिलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होती हुई आरबीसी के अंदर। आरबीसी में हीमोग्लोबिन से जुड़ के कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी अपनी 23%। एंड कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर से जुड़ के बाई कार्बोनिक आयन बनाती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में। यही बाई कार्बोनेट आयन कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में बाई कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनाता है। यह हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, ये बना लेता है, और जो बाई कार्बोनेट है वो आरबीसी की से थ्रू प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब वाटर जो होता है वो प्लाज्मा से अपनी आरबीसी के अंदर जाता है, और इसको कंपनसेट करने के लिए बाई कार्बोनेट को कंपनसेट करने के लिए क्लोराइड आयन जो है वो हमारी आरबीसी के अंदर जाती है। इस डायग्राम में देखेंगे कि टिश्यू सेल और एल्वियोलाई की तरफ कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। टिश्यू सेल की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ी बाइकार्बोनेट आयन बनाया, बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन में टूटा, ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया और बाइकार्बोनेट अपने प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये ट्रैप कर ली हीमोग्लोबिन में। अब यही एल्वियोलाई की तरफ देखेंगे तो ये सारी रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो यही बाइकार्बोनेट आयन सेल के अंदर आएगा, हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन ये जुड़ बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन जुड़ के बाइकार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंट में डिसोसिएट कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी एल्वियोलाई या लंग्स में चली जाएगी, वहाँ से हम रेस्पिरेशन के थ्रू इसको बाहर निकाल देंगे। देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव अ significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissue। ह्यूमन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो बॉडी टिश्यू की डिमांड के ऊपर रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है। दिस इज़ डन बाय द न्यूरल सिस्टम या a specialized center present in the medulla region of brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation। एक जो सेंटर होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमारे ब्रेन के मेडुला पार्ट में होता है, और ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए। अनोदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड नीमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एक और सेंटर होता है जो पॉन्स रीजन में होता है, नाम है उसका नीमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो न्यूरल सिग्नल के द्वारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करने का कार्य करता है। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। न्यूरल सिग्नल जो होते हैं वो रिदम सेंटर के पास जाएंगे और इंस्पायरेशन की जो ड्यूरेशन है उसको रिड्यूस कर देंगे, जिससे रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर कर सकते हैं। A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ion. Increase these substance can activate these center which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process, while which these substance can be eliminated. Receptors associated with aortic arch and carotid artery also can recognize change in carbon dioxide and hydrogen ion concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial action। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन जो है यदि इनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ेगी तो जो कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क जो है वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और ये जो होते हैं वो जो पॉन्स में जो नीमोटैक्सिक सेंटर वो एक्टिवेट हो जाता है यदि ये बढ़ जाते हैं, और जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ तो सिग्नल जो होता है वो हमारे रिदम सेंटर के पास जाता है, जिससे फिर वो एडजस्टमेंट करेगा रेस्पिरेटरी प्रोसेस को। यदि हम सांस धीमे धीमे ले रहे थे तो सांस लेने की दर जो है वो बढ़ जाएगी, सांस जल्दी जल्दी लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालने की कोशिश करेंगे। इस तरह ये सारी प्रोसेस जो होती है वो वर्क करती है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम क्विट इनसिग्निफिकेंट। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता इन सब में। अब आते हैं डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहला एज़मा इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जो इन्फ्लामेशन हो जाती है उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और वीजिंग साउंड आता है, ये है एज़मा। इम्फाइसीमा इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच
एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है जिसमें एल्वियोलर की जो वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, जिससे जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज कर जाती है। ऑन द मेजर कॉज ऑफ दिस सिगरेट स्मोकिंग, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उसमें एल्वियोलाई की जो बॉल है वो डैमेज हो जाती है, जिससे रेस्पिरेशन की जो सरफेस है वो डिक्रीज हो जाती है। ये एम्फीसीमा में देखने को मिलता है। लास्ट है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन ए सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जहाँ ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग का काम चलता है। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, proliferation of fibrous tissue and thus causing serious lung damage. Worker in such industries should wear protective mask. लंबे समय तक एक्सपोजर में रहते हैं तो लंग्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो इन्फ्लामेशन होता है फाइब्रोसिस की वजह से या फिर डिपॉजिट हो जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स डस्ट के, उनकी वजह से लंग्स डैमेज हो जाते हैं। और जहाँ वर्कर काम करते हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। ये जो हमने रेगुलेशन में कुछ सेंटेंस देखे थे, एक बार और देखते हैं। रेस्पिरेटरी इज़ रेगुलेशन बाय इम्पल्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी रिसेप्टर टू रेस्पिरेटरी सेंटर। अपने जो मेन सेंटर हैं हम वही देखेंगे। रेस्पिरेटरी सेंटर, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमारे मेडुला में होता है, और जो नीमोटैक्सिक सेंटर है वो हमारे पोन्स में होता है। ये दो ही बातें इंपॉर्टेंट थी इसमें। एक बार ये डायग्राम को हम अच्छे से देख लेंगे। ये पोन्स वाला पार्ट है और ये मेडुला वाला पार्ट है। नीमोटैक्सिक सेंटर जो है वो हमारे पोन्स में होता है, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो हमारे मेडुला में होता है। पोन्स वाला पार्ट जो होता है वो मेडुला के ऊपर होता है, नीचे पोन्स, मेडुला और ऊपर पोन्स। थैंक यू।